प्रिय छात्रों, मैं संतोष कुमार प्रयागराज से। इस वीडियो में हम 10वीं कक्षा की पहले अध्याय वास्तविक संख्याएं में आपको एक प्रमेय मिलेगी, प्रमेय 1.2। इसकी उत्पत्ति करने वाले हैं। ये वीडियो 10वीं कक्षा के कॉन्सेप्ट पर आधारित है और कॉन्सेप्ट वाली दूसरी वीडियो है, और बाकी सभी वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। हम प्रमेय पर वापस आते हैं। तो प्रमेय है, मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है। यदि P a स्क्वायर को विभाजित करती है तो P a को भी विभाजित करेगी, जहाँ a क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। हम पहले ये समझेंगे कि ये प्रमेय का अर्थ क्या है, उसके बाद इसकी उत्पत्ति कैसे करते हैं ये भी आपको बताएंगे। तो इस प्रमेय के अनुसार P एक अभाज्य संख्या है और a स्क्वायर क्या है, a क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। तो यदि हम P का भाग a स्क्वायर में देते हैं और शेषफल यदि हमको क्या 0 प्राप्त होता है, तो ये प्रमेय क्या कह रही है कि P का भाग को हम A में भी यदि देंगे तो शेषफल 0 ही प्राप्त होगा। फिर से बता दूं कि P एक अभाज्य संख्या है। यदि अभाज्य संख्या को हम किसी दूसरी संख्या के वर्ग में भाग देते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने आपको दिखा रखा है कि P यदि a स्क्वायर को a स्क्वायर में भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त होगा, तो P का भाग यदि a में भी देंगे ना, तब भी शेषफल 0 ही प्राप्त होगा। यह तो मतलब इस प्रमेय का है। अब इसकी उत्पत्ति कैसे करते हैं ये आप देखिए। तो उत्पत्ति करने के लिए हम कुछ यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हम यहाँ पे देखेंगे कि a एक धनात्मक पूर्णांक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं कि प्राप्त है क्या प्राप्त है कि a एक धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक है। अब ये जो a है संख्या, अब इसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड। लेकिन समस्या ये है कि a जो है ये कोई अंक नहीं है कि हम इसका गुणनखंड कर सके। जैसे कि यदि ये 10 होती, 15 होता, 25 होता या 100 होता, कुछ भी यदि संख्या में होता तो हम इसका तो आसानी से गुणनखंड कर सकते थे, ठीक है। लेकिन ये क्या है, एक संख्या नहीं है, तो हम इसका गुणनखंड मान लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि माना a के गुणनखंड, a का गुणनखंड हम क्या मानते हैं, a इक्वल टू x1 इंटू x2 इंटू x3 डॉट 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 xn। अब हमको पता नहीं था कि कौन कौन सी संख्याएं इसके गुणनखंड में आएंगी, a के गुणनखंड में कौन सी संख्या आएंगी और कितनी बार आएंगी। तो हमने सिंपल मान लिया कि मानते हैं कि a के गुणनखंड में x1 x2 x3 ये xn तक इसके गुणनखंड में संख्या आएंगी। अब x1 का मान कुछ भी हो सकता है, x2 का मान कुछ भी हो सकता है, उसी तरह किसी भी x3 या xn का मान कुछ भी हो सकता है। अब जब हमने इसको मान लिया यहाँ तक, तो हम सिंपल इसका वर्ग कर देंगे। क्या लिखेंगे, वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो ये a स्क्वायर का वर्ग हो जाएगा इधर, तो a स्क्वायर। अब जब हमने इधर का वर्ग कर दिया तो इधर का भी वर्ग हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो हम इधर भी लिख देते हैं x1 इंटू x2 इंटू x3 डॉट कहाँ तक, ये xn तक हमने इधर भी वर्ग कर दिया। तो यहाँ तक यदि आपको समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब तो प्रमेय में एक चीज़ दिया है कि P जो है a स्क्वायर को विभाजित करती है, ये प्रमेय में ही दिया है, ठीक है। तो जब ये भी प्राप्त है तो हम इसको भी लिख लेते हैं कि प्राप्त है कि P किसको विभाजित करती है, a स्क्वायर को विभाजित करती है। अब यहाँ पर एक गौर से समझने वाली बात यह है कि P जो है a स्क्वायर को विभाजित कर रही है, प्रमेय में ही दिया है। और P क्या है, एक अभाज्य संख्या है, ये भी प्रमेय में दिया है, यहाँ पे अभाज्य संख्या है। तो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार यदि कोई अभाज्य संख्या किसी दूसरी संख्या को विभाजित कर रही है, फिर से सुन लो कि यदि कोई अभाज्य संख्या
किसी दूसरी संख्या को विभाजित कर रही है तो दूसरी संख्या के गुणनखंड में वो अभाज्य संख्या जरूर आएगी। यदि इस चीज़ को आपको ज़्यादा डिटेल में समझना है तो ये कॉन्सेप्ट 1 वाली वीडियो को आप ज़रूर चेक कर लेना, ठीक है। इन स्क्रीन में आपको मिल जाएगी वीडियो। अब जब हमको पता है कि ये p जब ए स्क्वायर को विभाजित कर रही है तो ए स्क्वायर के गुणनखंड में ये संख्या जो p है इसके गुणनखंड में तो ज़रूर से ज़रूर होगी। और इसका गुणनखंड है क्या, x1 इंटू x2 इंटू x3 डॉट 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 xn, यही है ना। हालांकि वर्ग लगा है, यदि वर्ग को हम कंसीडर ना करें तो ए स्क्वायर का गुणनखंड क्या है, x1 x2 x3 xn, मल्टीप्लाई में सभी संख्या हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो p है ये इनमें से ही कोई ना कोई एक संख्या होगी, ये कह सकते हैं ना। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से क्या कह सकते हैं कि ये जो p है, p को किन में से एक संख्या होना चाहिए, x1 इंटू x2 x1 इंटू x2 इंटू x3 डॉट 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 कहाँ तक xn, p को इनमें से एक संख्या होनी चाहिए, एक संख्या होनी चाहिए। अब जब हमने ये देख लिया है कि ये जो हमारी संख्या अभाज्य संख्या p है ये इनमें से ही एक संख्या है, तो इनको यदि हम फिर से देखें तो ये क्या है, ये हमने पहले ही मान लिया है कि ये चीज़ a का क्या है, गुणनखंड है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि हम जानते हैं, क्योंकि इस चीज़ को हमने यहाँ पर पहले ही मान लिया है कि a का गुणनखंड ये है, तो हम यहाँ पे दोबारा ये नहीं लिखेंगे माना, हम डायरेक्ट ये लिखेंगे कि हम जानते हैं। a इक्वल टू क्या गुणनखंड है, x1 इंटू x2 इंटू x3 डॉट 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 कहाँ तक, xn तक। अब यहाँ पे हम फिर से एक बात समझेंगे, देखो फिर से ऊपर से आते हैं समझते हुए कि प्रमेय में दिया है कि p a स्क्वायर को विभाजित करती है, तो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार यदि p a स्क्वायर को विभाजित कर रही है और p एक अभाज्य संख्या भी है तो a स्क्वायर के गुणनखंड में p कहीं ना कहीं होगी। तो हमने ये समझ लिया कि p जो है यहाँ से यहाँ तक में कोई ना कोई एक संख्या होगी। यहाँ पे हमने लिखा भी है कि p को इनमें से ही कोई एक संख्या होनी चाहिए। अब हम जब गौर कर से देखते हैं तो ये यहाँ से यहाँ तक की जो संख्या है ना, ये हमारा a का भी गुणनखंड है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो p है ये तो a को भी विभाजित कर देगी। कैसे कर देगी, क्योंकि हम जानते हैं कि ये p है, ये इन्हीं में से एक संख्या है और इन्हीं में से सभी संख्याएं a का गुणनखंड हैं। समझ गए, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये p जो है a के गुणनखंड में से ही एक संख्या है। अब जब a के गुणनखंड में एक संख्या p है तो वो जो p है वो a को तो विभाजित करेगी ही करेगी। समझ गए ना। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, अतः उपर्युक्त निष्कर्ष से p a को भी विभाजित करेगी, विभाजित करेगी। यहीं पे हमारी उत्पत्ति समाप्त होती है, क्योंकि हमको यही प्रूफ करना था कि ये जो p है ये a को विभाजित कर रही है। उत्पत्ति में यही तो लिखा था कि p जो है a स्क्वायर को विभाजित कर रही है। आप देख लो कि p यदि a स्क्वायर को विभाजित कर रही है तो हमको ये दिखाना था कि p a को भी विभाजित करेगी, जहाँ पर हमने यहाँ पे दिखा दिया। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने आपको कैसे दिखाया। यहाँ से हमने स्टार्ट किया कि a एक धनात्मक पूर्णांक है। अब a का गुणनखंड हमको करना था, लेकिन हमको पता नहीं कि क्या गुणनखंड होगा, क्योंकि a एक संख्या नहीं है। तो हमने सिंपल मान लिया कि a के गुणनखंड क्या कौन कौन से संख्याएं हैं, ये संख्याएं हैं। समझ गए। तो उसके बाद हमने वर्ग कर दिया, तो इधर a का वर्ग किया तो ये संख्या आ गई, और इसका वर्ग किया तो यहाँ पे ये संख्या आ गई। ठीक है। अब क्वेश्चन में ये चीज़ दिया था, सॉरी प्रमेय में ये चीज़ दिया था
कि पी ए स्क्वायर को विभाजित कर रही है, यानी कि पी जब ए स्क्वायर को विभाजित कर रही है और साथ ही पी एक अभाज्य संख्या है, तो पी जो है ए स्क्वायर के गुणनखंड में से ही कोई एक संख्या होगी। तो हमने यहाँ पे लिख भी लिया कि ये ए स्क्वायर का ही गुणनखंड है। ध्यान दीजिए, अगर आप ध्यान दें तो ये जो संख्या है यहाँ से यहाँ तक, ये ए स्क्वायर का भी गुणनखंड है और ए का भी गुणनखंड है। और जब हमने ये चीज़ प्रूफ कर लिया कि पी जो है इन्हीं में से एक संख्या है, तो हम ये पहले से ही जानते हैं कि इनमें से ही एक संख्या, ये सभी संख्याएं क्या है, ए के गुणनखंड हैं और ए के गुणनखंड में एक संख्या पी है। और जब गुणनखंड में एक संख्या पी है तो पी क्या करेगी, ए को तो विभाजित कर ही देगी। ठीक है, यहीं पे इसको करते हैं समाप्त। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, तो अभी तक आपने कॉन्सेप्ट 1 वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देख लेना। इधर ही कहीं आपको इन स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। यदि नहीं हो रहा है तो आप डिस्क्रिप्शन को चेक करना, वहाँ पे कॉन्सेप्ट वाली प्लेलिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहीं पे करते हैं इस वीडियो को समाप्त। ऐसे ही आगे आने वाली सभी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यदि वीडियो पसंद आई है तो यार एक लाइक कर दो, हमारा भी मोटिवेशन बढ़ जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना अपना।